Assalamu alaikum students. Now we are starting week 2 of our course Object Oriented Programming. इस वीक में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। थोड़ा सा जिसको हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन इन जावा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन देखेंगे और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखेंगे, टाइप प्रमोशंस इन एक्सप्रेशन देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन एक्सप्रेशन चेक करेंगे हम। एंड इसके अलावा 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे को हम कवर करेंगे। एंड लास्ट a little about Java Spring. Okay, the first of all, scope and lifetime of variable. अगर स्कोप वैसे तो बहुत वाइड रेंज में डिस्कस होगा, लाइफ टाइम भी हम बहुत स्पेसिफिकली इसको हम डिफरेंट सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे स्कोप एंड लाइफ टाइम को। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई न्यू ब्लॉक क्रिएट करते हो, न्यू ब्लॉक क्रिएट करते ही एक नया स्कोप जनरेट हो जाता है, एक नया स्कोप बन जाता है। उस स्कोप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो वेरिएबल सिर्फ उस स्कोप के अंदर ही पहचाना जाता है। नाउ अब वो स्कोप क्रिएट कैसे होता है? वो स्कोप क्रिएट होता है बाय यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। आप कर्ली ब्रेसेस जहां जहां इस्तेमाल करो वहां वहां आप न्यू स्कोप क्रिएट कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल कर्ली ब्रेसेस कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? हम लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं, यानी इसकी स्टेटमेंट का ब्लॉक, किसी भी लूप का ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही मतलब विदाउट एनी इफ या फॉर, अगर खाली कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, वो भी एक न्यू ब्लॉक बन जाता है। इसके अलावा मेथड्स के ब्लॉक, ठीक है, जो वो भी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होते हैं, एंडिंग भी कर्ली ब्रेसेस से होती है। ये सारे के सारे ब्लॉक्स कहलाते हैं। अच्छा, एक ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होता है वो उस ब्लॉक के अंदर ही पहचाना जाता है। उसका स्कोप मीन्स उसकी पहचान उस ब्लॉक के अंदर ही रहती है, और उसकी लाइफ टाइम मीन्स कि वो मेमोरी में कब तक रहेगा, मेमोरी में कब तक अपना काम करता रहेगा, वो भी उस ब्लॉक के अंदर अंदर तक ही रहता है। जैसे ही वो ब्लॉक खत्म होता है उसकी लाइफ टाइम और उसका स्कोप जो है वो खत्म हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, नाउ इन दिस एग्जाम्पल क्लास जो क्रिएट की है, इसका हमने नाम रखा है इसको। सबसे पहले हमने इसमें एक इंटीजर एक्स वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके कमेंट्स में जो वो ये मेंशन है कि इट्स नोन टू ऑल कोड विद नेम। मींस इस एक्स का जो स्कोप है वो पूरे मेन मेथड के अंदर है, यानी मेन में जो भी कोड होगा वहां पे ये एक्स एक्सेस होगा, वहां पे एक्स पहचाना जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने एक्स को वैल्यू यहाँ पे 10 असाइन कर दी है। इसके बाद हमने एक इफ की कंडीशन लगाई है। वी आर ऑलरेडी सिमिलर विद इफ क्या कर सकता है, एक कंडीशन चेक कर सकता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक चलता है, अदरवाइज ब्लॉक नहीं चलता। अच्छा, इफ का हमने ये भी देखा था कि इसके साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट भी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसके साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा दो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसके साथ यूज करो, तो इसके साथ हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं। और अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पहले तो ये चेक हुआ है क्या एक्स 10 के बराबर है, ये कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि यहाँ एक्स हमने इसको एक्स को वैल्यू असाइन की है 10। बट व्हेन यू आर गिविंग अ कर्ली ब्रेसेस इट मींस यू आर स्टार्टिंग अ न्यू स्कोप। आप एक न्यू स्कोप स्टार्ट कर रहे हो या एक न्यू बाउंड्री स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, उस बाउंड्री के अंदर, उस स्कोप के अंदर आपने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, दैट इज इंटीजर y इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब ये इंटीजर y इज इक्वल टू 20 जो है नोन ओनली टू दिस ब्लॉक, बिकॉज ये अब एक ऐसा वेरिएबल है जो ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ है। तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगी, इसके बाहर जो है वो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम एक्स और वाई को यहाँ पे एक्सेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स वी आर प्रिंटिंग एक्स एंड वाई इन्वर्टेड कॉमर्स में, मीन्स कि ये तो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ हम एक्स और वाई को एक्सेस, यहाँ ये कोई वेरिएबल्स नहीं है। अच्छा, वेरिएबल कहाँ पे? ये रहा, ठीक है। प्लस एक्स लिखा है आपने, मीन्स एक्स को इसके साथ ज्वाइन करके लिखे और उसके बाद आपने एक स्पेस दी है, ठीक है, स्पेस प्रिंट करवाई है और उसके बाद आपने प्लस वाई मीन्स वाई को यहाँ पर ज्वाइन करके लिखे। So we are accessing X here
and we are accessing y here and this is okay. ठीक है, आप y को यहाँ पे क्यों एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि अभी ये ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, और ये इसके ब्लॉक के अंदर ही हम यहाँ y को एक्सेस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि y यही क्रिएट हुआ है। अच्छा, x को हम यहाँ पे क्यों एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि x ब्लॉक से बाहर क्रिएट हुआ है, मेन के अंदर क्रिएट हुआ है, इट इज नोन टू ऑल मेन में जो भी कोड है, जहां जहां भी लिखा गया है, x वहां पे एक्सेस हो सकता है। इसके बाद हमने x की यहाँ वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये कर्ली ब्रेसेस शो कर रहा है कि अब यहाँ पे इफ का ब्लॉक एंड हो गया, तो बेसिकली इफ का ब्लॉक स्टार्ट यहाँ से हुआ था और इफ की ब्लॉक की एंडिंग जो है वो यहाँ पर एंड हो गई। नाउ आफ्टर दैट अगर आप ये इसको कमेंट में कर दिया गया है, लेकिन अगर आप कमेंट से हटा दो, ठीक है, और इस प्रोग्राम को कंपाइल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ आपको जनरेट करेगा एरर। इसको हम कंपाइल ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि एरर जनरेट हो। x इज स्टिल नोन हियर, लेकिन अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x इज x प्लस कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये लाइन यहाँ पर एरर जनरेट करेगी। रीजन ये है कि y इसके ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ था, वो इस बाउंड्री के अंदर तो विजिबल था, इस बाउंड्री से बाहर वो विजिबल नहीं है। इसको रन करके देखते हैं। पहले भी डिस्कस किया था, अगर आपको जावा के प्रोग्राम कंपाइल करने का तरीका नहीं समझ में आया अभी तक, तो आप वीक 1 को दोबारा देखो। मैंने इस फाइल को स्कोप डॉट जावा के नाम से अपने फोल्डर में सेव किया। ये फोल्डर जिसको मैंने माई जावा प्रोग्राम के नाम से बनाया था, पाथ मेरा ऑलरेडी सेट है, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में सेट करके बता दिया। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि शॉर्टकट के तौर पे अगर हम डायरेक्ट कमांड लिख दें, दिस इज अ न्यूअर फीचर ऑफ जावा, के न्यू वर्जन का फीचर है कि जावा स्पेस स्कोप डॉट जावा अगर आप लिखोगे तो प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो चल जाएगा। बट लेट्स सी, अभी हमारे प्रोग्राम में एक एरर है, ठीक है, हमें क्या जवाब देता है, ठीक है, एरर भी आ गया और नीचे आ गया कंपाइलेशन फेल। अच्छा, एरर क्या जनरेट कर रहा है, y इज इक्वल टू 100, एरर y नॉट नोन हियर। इसका मतलब लोकेशन, क्लास स्कोप, सिंबल, वेरिएबल y। तो टूटे फूटे लफ्जों में वो यही समझाना चाह रहा है कि आप y को यहाँ पे जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इट इज आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, y जो है वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो सकता। इसको करेक्ट करने के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये लाइन ना चले। कमेंट का तरीका जावा में एग्जैक्टली सेम है जैसे सी में था। जिस लाइन को भी आप कमेंट करना चाहते हो आप उस पर डबल स्लैश जो है वो लगा सकते हो। एंड सेकंड वे, स्लैश स्टैटिक कमेंट एंड अगेन स्टैटिक स्लैश। मल्टी लाइन कमेंट्स का तरीका भी जो C++ में हमने सीखा था, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स भी इस तरीके से दे सकते हो। तो इसको हमने कमेंट कर दिया यहीं पे, इसको हम सेव कर रहे हैं दोबारा और ऊपर वाली की दबा के एंटर करो, आपका ऊपर वाली कमांड दोबारा चल पड़ेगी। एंड दिस टाइम द प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन, एक्स वाई की वैल्यू से शो कर दी और आखिर में एक्स की वैल्यू भी शो कर दी। तो हैंड प्रूफ कि जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, यानी इंट y इक्वल 20 हमको डिक्लेयर ही ब्लॉक के अंदर कर रहे हैं, हमने बाहर नहीं बनाया। जो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसकी विजिबिलिटी सिर्फ ब्लॉक के अंदर रहती है, ब्लॉक से बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाता। सॉरी, वेरिएबल की लाइफ टाइम डिस्कस करने के लिए ये सेकंड प्रोग्राम है। अगेन इस प्रोग्राम के अंदर एक तो वेरिएबल एक्स है विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड मेन, तो ये पूरे मेन के अंदर एक्सेस हो सकता है। यहाँ में किया x is equal to 0, x less than 10, x less than 3 and x plus plus 4 का लूप we have already discussed in previous C++, सेम सिंटैक्स है, फॉर की इनिशियलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद फॉर की टेस्ट कंडीशन और उसका इंक्रीमेंट। तो ये सिंपल फॉर लूप है जो कि 0 से लेकर 2 तक चलेगा। फर्स्ट टाइम x की वैल्यू जो है वो 0 होगी, फिर x प्लस प्लस होगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, चेक करेगा 1 is less than 3, कंडीशन ट्रू है। सो बेसिकली 0 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, 1 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी। तो ये लूप चलेगा x की वैल्यू 0 के लिए, यस चलेगा, x की वैल्यू 1 के लिए, यस चलेगा, x की वैल्यू 2 के लिए, यस चलेगा। लेकिन जैसे x की वैल्यू 3 होगी, ये लूप जो है वो
स्टॉप हो जाएगा। अब इस लूप के अंदर हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है विच इज इंटीजर y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये y हर दफा जब भी ये ब्लॉक चलेगा, ये y जो है वो रिक्रिएट होगा, रीबॉर्न होगा हर दफा। यानी आप ये y जितनी दफा भी ये लूप चलेगा, ये y जो है वो दोबारा क्रिएट होगा, डिक्लेयर होगा। रीजन ये है कि इस y का स्कोप जो है वो इस फॉर के अंदर ही है और इसकी लाइफ टाइम भी इस लूप के अंदर ही है। नाउ ये लूप कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ और ये लूप कर्ली ब्रेसेस पे एंड हुआ है। इट मींस वी हैव क्रिएटेड अ न्यू स्कोप। ठीक है, हमने एक नया स्कोप बना दिया। उस स्कोप के अंदर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, यानी इस ब्लॉक के अंदर जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, ये इस ब्लॉक के अंदर ही विजिबल होगा, इस ब्लॉक से बाहर जो है वो विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, इसकी लाइफ टाइम या इसकी जिंदगी या ये मेमोरी में कब तक क्रिएट रहेगा, इस लूप के अंदर। तो ना यहाँ होगा ये कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा x की वैल्यू 0 के लिए, तो यहाँ पे y क्रिएट होगा, यहाँ पे y बॉर्न होगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो भी प्रोसेस किया, हमने y की वैल्यू 100 की है और y को जो है वो हमने प्रिंट करवा दिया। देन नेक्स्ट टाइम आपके जब x की वैल्यू 0 के बाद 1 हो जाएगी, 1 जैसी x की वैल्यू होगी, ये लूप दोबारा चलेगा और x की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, -1। एंड देन यहाँ पे आप दोबारा कर रहे हो y इज इक्वल टू 100। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो दोबारा, सॉरी, यहाँ पे भी y की वैल्यू -1 हो जाएगी और यहाँ y की वैल्यू आप दोबारा 100 कर रहे हो, दोबारा y की वैल्यू प्रिंट करवाओगे, अभी भी 100 ही शो करेगा। इवन आप इसको जितनी दफा चलाते रहोगे वो 100 ही शो करेगा। इवन अगर आप ये भी कर दो, y की पिछली वैल्यू के अंदर जो है वो 100 मल्टीप्लाई करके सेव कर दे, ठीक है, इस तरीके से करना चाहो, तब भी आपको जो रिजल्ट है वो हमेशा सिमिलर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपने y -1 किया, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज -100। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा लूप चलेगा, y दोबारा -1 हो जाएगा, अगेन वो यही करेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर -1 ही आएगा। यानी ये जो y है जिसको हम कोशिश करें कि किसी तरह इंक्रीज होता जाए, ये इंक्रीज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये y जो है वो लूप के अंदर डिक्लेयर हुआ है और हर दफा y की पिछली वैल्यू जो भी थी वो खत्म हो जाएगी, y मेमोरी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जैसे ही y मेमोरी में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो y रीबॉर्न होगा, रीजनरेट होगा, रिक्रिएट होगा। ठीक है, तो हर दफा y नया क्रिएट होगा। बाकी वो रूल गेन एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस y को यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो ये लाइन जो है मुझे एरर जनरेट करके देगी। वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि स्कोप से बाहर, यानी फॉर की लूप की बाउंड्री से बाहर ये y यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। ये लाइन जो है वो आपको क्या क्रिएट करके देगी, एरर। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इन चीजों का आपको बाद में प्रोग्रामिंग में ख्याल रखना पड़ेगा। करते क्यों हैं हम ऐसे, मतलब अगर मैं इस y को इधर यही डिक्लेयर कर दूं तो क्या मसला है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। समटाइम स्कोप के अंदर वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ इसके अंदर ही हो सकती है, स्कोप के अंदर ही हो सकती है। यानी हो सकता है कि इस जो आपका प्रोग्राम की लॉजिक हो या जो आपने जो प्रोग्राम क्रिएट किया हो उसमें y की जरूरत सिर्फ लूप के अंदर तक हो, लूप के बाहर इसकी जरूरत ना हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, y को लूप के अंदर इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि आपकी मेमोरी की बचत हो सके। यानी लूप चला, वेरिएबल क्रिएट हुआ, लूप खत्म हुआ, वेरिएबल डिस्ट्रॉयड, मेमोरी आपकी जो है वो खाली हो जाएगी। अच्छा, यहाँ बात सिर्फ वेरिएबल की नहीं हो रही, यहाँ बात एनी डेटा आइटम की हो रही है। एनी डेटा आइटम से मतलब ये है कि अभी तो सिर्फ आपने वेरिएबल्स पे काम किया है, अब अभी आपने डेटा टाइप पे काम किया, आगे चल के आप स्ट्रिंग्स क्रिएट करोगे, स्ट्रिंग भी डेटा एलिमेंट है, आगे चल के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट भी डेटा एलिमेंट है। तो ये सेम रूल जो कि अभी वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है वो स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होगा, वो ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई होगा, सारे डेटा एलिमेंट्स पे रूल अप्लाई होगा। तो जितने डेटा एलिमेंट्स आपने स्कोप के अंदर क्रिएट किए हैं, स्कोप के खत्म होते ही, बाउंड्री के खत्म होते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मेमोरी को रिलीज कर देंगे, मेमोरी को फ्री कर देंगे। So in this way you can have a
गुड मेमोरी मैनेजमेंट, आप अपनी मेमोरी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका अगेन इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, so basically y is now -100, y is now -100, y is now -100. We were trying कि y is equal to y multiplied by 100 हो तो शायद y की वैल्यू बढ़ती जाए, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि y अपनी पुरानी वैल्यू हर दफा डिस्ट्रॉय कर दिया करेगा और हर लूप की आइटरेशन में y रीबॉर्न होगा, रिक्रिएट होगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप कन्वर्जन इन जावा। टाइप कन्वर्जन भी हमने पहले डिस्कस की थी चीजें, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि C++ की टाइप कन्वर्जन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी जावा की टाइप कन्वर्जन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें दो तरीके की कन्वर्जन जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। उसमें एक कन्वर्जन तो कहलाती है ऑटोमेटिक कन्वर्जन, जो कि डायरेक्टली हो जाती है। उसके रूल्स अभी हम पढ़ते हैं कि कौन से रूल्स हैं जिसकी वजह से कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाती है, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और जावा वो खुद कर देती है। लेकिन दूसरे टाइप की कन्वर्जन जो कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है, वो जावा नहीं कर पाती। ठीक है, उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कन्वर्जन को करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट कोड नहीं है। हमें सिर्फ डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। नाउ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो है उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं या हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी बोलते हैं। ये दो टर्म्स भी यूज होती हैं। तो अगर आप कभी इम्प्लिसिट कन्वर्जन सुनो या वाइडनिंग कन्वर्जन सुनो, वो एक ही टर्म के डिफरेंट नेम्स हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कब होती है? जब दो डेटा टाइप्स आपस में कंपैटिबल हो। अब हम कंपैटिबल डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं उनको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 2, जब हम किसी स्मॉलर डेटा टाइप का डेटा किसी बिगर डेटा टाइप में कॉपी कर रहे हो, यानी हम किसी छोटी डेटा टाइप का जो वैल्यू है उसको हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो किसी बड़ी डेटा टाइप के अंदर, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होती है। सो हमें जितनी डेटा टाइप पता है, लेट्स सपोज शॉर्ट एक छोटी डेटा टाइप है और इंटीजर एक इंट जो है वो एक बड़ी डेटा टाइप है। दैट मींस शॉर्ट डेटा आराम से इंट डेटा के अंदर कॉपी हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्जन कहलाएगी। नाउ ये चार्ट बहुत काम आएगा आपके, इसको आप आपके हैंडआउट में भी है। सो एक क्विक लुक के तौर पे बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि वो कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो एक दूसरे के अंदर कॉपी हो सकती हैं। नाउ इसमें से जो लेफ्ट साइड है उसमें हम कॉपी करने की बात कर रहे हैं, यानी हम मूवमेंट किसमें हो रही है, जो लेफ्ट साइड पे डेटा टाइप्स है। और हम राइट साइड पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसकी कंपैटिबल डेटा टाइप्स कौन सी हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, अगर आपके पास बाइट डेटा टाइप है तो बाइट डेटा टाइप के अंदर सिर्फ एक ही डेटा टाइप है जिसका डेटा जा सकता है, वो है खुद बाइट। ठीक है, तो बाइट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है क्योंकि वो सबसे छोटी डेटा टाइप है। तो उससे, क्योंकि बाकी सारी डेटा टाइप उससे बड़ी डेटा टाइप्स है, तो कोई भी डेटा टाइप उसमें तो नहीं हो पाती। बाइट सिर्फ अपनी ही डेटा टाइप के ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर पाता है। स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कन्वर्जन टाइप विच इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन टाइप, जो कि जावा खुद कर देती है, डेटा लॉस नहीं होता और हमें इसमें कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। नंबर 2, शॉर्ट डेटा टाइप, जो कि बाइट डेटा टाइप से बड़ी है। ठीक है, उसके अंदर आप बाइट डेटा टाइप का डेटा कॉपी कर सकते हो और शॉर्ट का तो ऑब्वियसली कर सकते हो। ऑब्वियसली शॉर्ट तो शॉर्ट में कॉपी हो ही जाती है, लेकिन जो बाइट डेटा टाइप है उसका डेटा हम शॉर्ट में कॉपी कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, जावा ही ऑटोमेटिकली कर देती है। नंबर 3, इंटीजर डेटा टाइप। नाउ इंटीजर डेटा टाइप थोड़ी सी स्पेशल है। ठीक है, इसके अंदर बाइट, शॉर्ट, इंट तीनों तो चलो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों इसकी कंपैटिबल डेटा टाइप्स है। इसके अलावा कैरेक्टर डेटा टाइप का डेटा भी हम इंट में जो है वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप
को बगैर किसी प्रॉब्लम के इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली तो हम कैरेक्टर में एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करते हैं, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया कि कैरेक्टर के अंदर आपकी यूनिकोड भी सेव हो सकता है जो कि डेसिमल नंबर होता है। वो अगर आप कैरेक्टर को इंटीजर में कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो जावा ऑटोमेटिकली कर देगी और इंटीजर डेटा टाइप के अंदर उसका जो यूनिकोड है वो सेव हो जाएगा। देन वी हैव लॉन्ग। सो लॉन्ग के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर एंड लॉन्ग कंपैटिबल टाइप्स हैं। नाउ फ्लोट। फ्लोट जो है वो पॉइंट्स वाली डेटा टाइप है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, लेकिन क्योंकि अगेन फ्लोट 4 बाइट लेता है तो उसके अंदर वो बड़ी डेटा टाइप है, उसमें बाइट, शॉर्ट, इंट, कैरेक्टर इजीली जो है वो कॉपी हो जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग आप फ्लोट पे कॉपी कर सकते हो और फ्लोट भी कॉपी कर सकते हो। नाउ थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है लॉन्ग और फ्लोट को, ठीक है। हम फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, लॉन्ग भी 4 बाइट लेता है। हम फ्लोट के अंदर लॉन्ग डेटा टाइप का वैल्यू जो है, लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू वो तो इंसर्ट कर सकते हैं, वो तो कंपैटिबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फ्लोट के अंदर जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, यानी लॉन्ग के अंदर आप फ्लोट जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि अगर आप थोड़ा सा इनकी जो पिछले लेक्चर में हमने इनकी रेंजेस डिस्कस की हैं, आप लॉन्ग की मैक्सिमम रेंज देखो और आप फ्लोट की मैक्सिमम रेंज देखो, आपको लॉन्ग की मैक्सिमम रेंज और फ्लोट की मैक्सिमम रेंज में एक मेजर फर्क नजर आएगा। फ्लोट अपने जो डेटा टाइप है वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो स्टोर कर सकती है, जबकि लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो उतना बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर पाती। पॉइंट्स पे कन्वर्ट होने की वजह से फ्लोट डेटा टाइप एक बहुत बड़ा रियल नंबर अपने पास स्टोर कर सकती है, जबकि लॉन्ग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जावा ये देख रही होती है कि अगर मैं एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में सेव करूं और डेटा लॉस होने का चांस नहीं है तो इट्स ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपैटिबल टाइप इसलिए है क्योंकि जब एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में कॉपी हो रही है ऑटोमेटिकली तो उसमें डेटा लॉस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल शॉर्ट की ले लेते हैं। शॉर्ट में अगर आप बाइट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वी आर 100% श्योर कि बाइट में जो मैक्सिमम डेटा है वो हमेशा शॉर्ट से छोटा ही होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम बाइट की मैक्स वैल्यू पे भी पहुंच जाएं तो वो शॉर्ट से छोटी ही रहेगी। तो यहाँ कभी भी बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करने में डेटा लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ लॉन्ग में भी यही है, लॉन्ग में आप फ्लोट इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि फ्लोट एक बड़ा नंबर अपने पास कंटेन कर सकता है जो कि लॉन्ग की रेंज के बाहर हो सकता है। भले ये दोनों डेटा टाइप साइज में एक हो, दोनों 4 बाइट लेती हो, लेकिन ये लोग अपनी प्रिसिशन में सेम नहीं है। लॉन्ग एक स्मॉलर नंबर, लॉन्ग की रेंज स्मॉलर है और फ्लोट की रेंज जो है वो उससे बहुत ज्यादा है। डबल पे आ जाते हैं। डबल एज बिगेस्ट है तो डबल के अंदर सारी डेटा टाइप रिमेनिंग जो है वो सेव हो सकती है। तो डबल इज द टाइप जो कि पिछली सारी डेटा टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। नाउ बूलियन इज ओनली कंपैटिबल विद बूलियन, ऑब्वियस सी बात है, एंड कैरेक्टर इज ओनली कंपैटिबल विद कैरेक्टर। नाउ इंटीजर में कैरेक्टर तो हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम कैरेक्टर के अंदर इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि आपका कैरेक्टर के जो यूनिक कोड है उनकी एक स्पेसिफिक रेंज है जो कि 65,535 तक है, लेकिन अगर एक इंटीजर की रेंज देखो, ठीक है, तो इंटीजर में एक ऐसा नंबर आ सकता है जो कैरेक्टर में कॉपी ना हो सके, ठीक है। सो इसलिए कैरेक्टर टू कैरेक्टर ही सिर्फ रखा है कंपैटिबिलिटी, बाकी फिर आपको अच्छा ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो देन यू नीड कास्टिंग और यू नीड अनदर कन्वर्जन विच इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ जो हमने बात की है ना कि ये सब कुछ हो सकता है, ये जावा ऑटोमेटिकली कर सकती है। इसको करने के लिए हमें कोई स्पेशल कोड नहीं लिखना पड़ता,
हमें जावा को इजाजत नहीं देनी पड़ती, जावा ये खुद कर देती है। नाउ नैरोइंग, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो कन्वर्जन है जिसको करने के लिए हमें जावा को इजाजत देनी पड़ती है, उसको ओके की साइन देनी पड़ती है कि हाँ कर दो। भले डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है, डेटा लॉस होने के चांसेस हैं, बट वी आर ओके विद इट। भले डेटा लॉस हो जाए, वी आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर अलाउइंग यू के आप कन्वर्जन कर दो। अच्छा, तो बेसिकली कब कर रहे होते हैं हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या नैरोइंग? जब हम एक बड़ी डेटा टाइप को किसी स्मॉलर डेटा टाइप में कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कॉपी अ लार्जर डेटा टाइप इनटू स्मॉलर डेटा टाइप, और वी आर ट्राइंग अ कन्वर्जन बिटवीन इनकम्पैटिबल टाइप्स। ठीक है, सो बेसिकली इसको करने का तरीका बहुत आसान है, C++ से भी हमने किया था। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर टारगेट टाइप लिखनी पड़ती है और आगे वैल्यू या वेरिएबल देना पड़ता है। ठीक है, सो इसके आगे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर हमने एक इंटीजर i क्रिएट किया है विद द वैल्यू ऑफ 100, देन एक लॉन्ग क्रिएट किया है l और उसमें i को कॉपी कर दिया। फिर हमने एक फ्लोट क्रिएट किया है f और उसमें l को कॉपी कर दिया, एंड देन इन सारी वैल्यूज को हमने प्रिंट करवाया जस्ट टू शो कि कोई एरर नहीं आएगा और बगैर प्रॉब्लम के ये कन्वर्जन हो जाएगी और जावा इसको एक्सेप्ट करेगा। तो चेक करते हैं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू 100 है, लॉन्ग वैल्यू 100 है, फ्लोट वैल्यू जो है वो 100.0 हो गई है। तो इसको ये सब कुछ करने में जावा को कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक कैरेक्टर क्रिएट किया है ch जिसकी वैल्यू है c, और एक इंटीजर क्रिएट किया है num जिसकी वैल्यू है 88, एंड देन हमने ये किया है कि इंटीजर डेटा टाइप को कॉपी करने की कोशिश की है कैरेक्टर डेटा टाइप में, एंड देन हमने उसको प्रिंट करवाया। लेट्स सी क्या होता है, इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, एरर जनरेट हो गया, इनकम्पैटिबल टाइप, possibly loss of conversion from into character which we have already discussed के अलाउ ही नहीं है। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करें? ठीक है, जावा तो अलाउ नहीं करी, लेकिन हमें इसे करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए हमने तरीका सीख लिया, हमें कास्टिंग करनी है। हमें क्योंकि इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम इस डेटा टाइप के पीछे ब्रैकेट के अंदर वो डेटा टाइप मेंशन कर देंगे जिसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि नंबर जो कि इंटीजर है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसकी डेटा टाइप से ब्रैकेट के अंदर लिख दो, तो सेव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, दोबारा रन करते ही प्रॉब्लम गायब हो गई और एक्स जो है वो इसने स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। तो नाउ दिस वाज कास्टिंग, जिसको करने के लिए हमें जावा को इजाजत देनी पड़ी कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस इंटीजर नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डबल डी है, इसकी वैल्यू है 100.04 और लॉन्ग डेटा टाइप है जिसका वेरिएबल हमने क्रिएट किया है एल, और एल के अंदर हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं डी को, विच इज इनकम्पैटिबल, अलाउ नहीं है। डबल एक बड़ी डेटा टाइप है, लॉन्ग एक छोटी डेटा टाइप है, और हम एक बड़ी डेटा टाइप को छोटी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे फिर हमने इंटीजर क्रिएट कर दिया जो कि लॉन्ग से छोटी डेटा टाइप है, और फिर हम इस लॉन्ग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई है। तो लेट्स सी ये हमें क्या कहता है, तो रन करके देखते हैं। प्रोग्राम का नाम अगेन सेम है, टेस्ट और जावा। ठीक है, सो देयर आर बंच ऑफ एरर्स। नंबर 1, इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबली लॉस ऑफ कन्वर्जन, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन, और यही कह रहा है कि यहाँ मसला है। सेकंड में भी सेम मैसेज, यहाँ मसला है। अगेन जावा डज नॉट अलाउ, जावा को ओके चाहिए, जावा को इजाजत चाहिए, और वो इजाजत आपने देनी कैसे है? आपने इजाजत देनी है कास्टिंग करके। ठीक है, कास्टिंग करके आप इजाजत कैसे दोगे? ओके, ऊपर वाली टाइप डबल है, हम इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? लॉन्ग में। तो हम यहाँ पर लॉन्ग उसके पीछे मेंशन कर देंगे। इसके बाद ऊपर वाली टाइप लॉन्ग है और हम लॉन्ग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीजर जो है वो
मेंशन कर देंगे कि इस लॉन्ग को इंटीजर में पहले कन्वर्ट करें फिर इंटीजर में कॉपी कर दें। तो सेव करो, ठीक है, दोबारा रन करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। और डबल डेटा टाइप लॉन्ग में कन्वर्ट हो गई, लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया जावा ने इतनी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई हुई है, कास्टिंग क्यों दी हुई है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो है वो क्यों नहीं होती अनकम्पेटेबल टाइप में। So now we have created a byte data type here and we know कि byte data type कितनी जगह लेती है, एक बाइट रिजर्व करती है। उस एक बाइट में रेंज जो हमने डिस्कस की थी वो थी -128 से लेकर +127 तक। तो टोटल जो रेंज होती है वो होती है 256, ठीक है। यानी एक बाइट अगर होता है आपके पास, तो अगर आप 2 पावर 8 कैलकुलेट करोगे एक बाइट में, क्योंकि 8 बिट्स होती हैं, और 2 पावर 8 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 256 ही मिलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेंज है बाइट की, जिसमें से आधे हमारे पास नेगेटिव में चले जाते हैं यानी -128 तक, और बाकी हमारे पास पॉजिटिव में आ जाते हैं 0 से लेकर 127 तक। तो 128 हाफ माइनस में रहते हैं, 128 डिजिट्स जो है वो पॉजिटिव में रहते हैं, पॉजिटिव प्लस सॉरी 0, ठीक है। नाउ इंटीजर r इज इक्वल टू हमने रखा है 257 विच इज आउट ऑफ रेंज फ्रॉम बाइट। बाइट की जो फाइनल नंबर जो उसमें आ सकता है वो है 127, और ये हम दे रहे हैं इसको 256। नाउ system dot out dot println conversion from int to byte is just a message। देन यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला ये शो करता है कि आया क्या वैल्यू ये सेव करेगा जब हम ये कन्वर्जन करेंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने जबरदस्ती इसको कहा कि इस इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। वैल्यू क्या थी 257, एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस 257 जो कि इंट है, उसको हम बाइट में कन्वर्ट करके जबरदस्ती बाइट में सेव करने के लिए इजाजत दे रहे हैं। एंड देन हम इस इंटीजर की वैल्यू भी प्रिंट करवा रहे हैं और इस बाइट की वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहे हैं। ये सेम कोड हम रिपीट कर रहे हैं नीचे डबल के लिए, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू बाइट। डबल में हमने 232.142 वैल्यू दी है, एंड देन ये फॉर्मूला अगेन शो हुआ है जिसको आगे डिस्कस करते हैं। और हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि डबल को बाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, एंड उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को हम प्रिंट करवाते हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं। अगेन प्रोग्राम का नाम टेस्ट ही है। कन्वर्जन टू इंट टू बाइट, कन्वर्जन ऑफ इंट टू बाइट हमें आंसर मिल रहा है आई 257 था, लेकिन बाइट में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हुई है 1। अच्छा, इसके अलावा कन्वर्जन टू बाइट, डबल टू बाइट जो है उसमें हमारे पास 323.142 स्टोर था, लेकिन बाइट के अंदर क्या सेव हो गया जाकर 67। तो दैट्स व्हाई जावा वाज वार्निंग यू अगेन एंड अगेन, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करने पे डेटा लॉस होगा, एक्चुअल डेटा सेव नहीं हो सकता, इसलिए जावा डज नॉट अलाउ। बट जावा आपको एक अच्छे पेरेंट की तरह आपको गलतियां करना अलाउ करता है, करो भले, गो ऑन, इफ यू थिंक इट्स फाइन तो आप कास्टिंग करो। लेकिन इस कास्टिंग का नतीजा आप देख रहे हो कि ये कास्टिंग आपने जबरदस्ती कर तो दी, लेकिन बाइट में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो वैल्यू आपको प्रॉपरली नहीं मिली। तो हाँ, लॉजिक में समटाइम्स हम यूज करते हैं, समटाइम हमें डेटा को डिक्रीज करना होता है, कोई बीच में लॉजिक लगानी होती है जिसकी वजह से हम ये कन्वर्जन कर रहे होते हैं। बट यूजुअली जावा आपको वार्न कर रही होती है बार बार कि आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। नाउ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये लगा हुआ था आई रिमाइंडर 256, आई की वैल्यू जो है वो है 257। तो बेसिकली ये 257 को 256 से डिवाइड करेगा। 256 क्या है? बाइट की मैक्सिमम रेंज है, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर। तो जब ये रिमाइंडर लेगा तो 257 जब हम डिवाइड करेंगे 256 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और वो 1 ही जाकर बाइट में स्टोर हुआ। दिस इज द फॉर्मूला कि जब आपकी लॉसी कन्वर्जन हो रही होती है तो इस तरीके का फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अगर इसकी जगह शॉर्ट होता, ठीक है,
तो ये यहाँ पे 256 के बजाय बन जाता 6536, ठीक है, क्योंकि शॉक की मैक्सिमम रेंज है। शॉक 2 बाइट लेता है, 2 बाइट में मैक्सिमम नंबर जो स्टोर कर सकता है वो है 65,536, तो उससे रिमाइंडर करता है और फिर आंसर निकालता है। तो नीचे भी डबल में मिस यही किया, 3 टू 3 को इसने डिवाइड किया 256 से, तो इसको रिमाइंडर जो मिला था वो रिमाइंडर इसने बाइट के अंदर जाकर स्टोर कर दिया। बट द पॉइंट इज कि यस यू कैन डू द कास्टिंग, आप जावा को एक्सप्लिसिट कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हो, बट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूजुअली डेटा लॉस करती है, लॉसी कन्वर्जन है, इसीलिए जावा उसको अवॉइड करती है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन। नाउ एक्सप्रेशन मीन इक्वेशंस, फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। अब जब आप जावा के अंदर कोई एक्सप्रेशन यूज करते हो जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप इन्वॉल्व हो, ठीक है, यानी उसके अंदर बाइट वाला वेरिएबल भी हो, शॉर्ट वाला वेरिएबल भी हो, ठीक है, इंट वाला वेरिएबल भी हो, एंड देन उनको आपस में आप मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें जावा ऑटोमेटिक कन्वर्जन करती है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रमोशन करती है। यहाँ वर्ड प्रमोशन का क्यों यूज हुआ है? प्रमोट करने का मतलब किसी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आपका प्रमोशन होता है जब आप कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हो, तो इसीलिए यहाँ टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन का वर्ड यूज हुआ है। टाइप प्रमोशन का मतलब ये है कि नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर मल्टीप्लाइंग बाइट विथ शॉर्ट, तो ये सारा का सारा आंसर किसमें कन्वर्ट कर देगी जावा? शॉर्ट के अंदर। नाउ फॉर एग्जाम्पल यू आर मल्टीप्लाइंग बाइट विथ इंट, तो क्या करेगी? आंसर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। इसी तरह अगर लॉन्ग और फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर किस में कन्वर्ट होगा? आंसर फ्लोट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इस डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा। रीजन ये है कि फ्लोट डेटा टाइप लॉन्ग डेटा टाइप से बड़ी है। बट अगर आप लॉन्ग और फ्लोट को आपस में, सॉरी, डबल और फ्लोट को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, एक फ्लोट और एक डबल है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि समटाइम्स एक्सप्रेशन में अगर दो ऑपरेंड्स हो फिर तो ऑब्वियस होता है कि उन दोनों में से जो बड़ा हो। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेटर्स, मल्टीपल ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हो, यानी 5-6 ऑपरेंड्स हो, तब जावा ये काम स्टेप बाय स्टेप कर रही होती है। उसी तरीके से जैसे अलजेब्रा में हम स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को सॉल्व करते थे। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पहले करते थे या डिवीजन पहले करते थे, उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस बच जाता था, फिर हम प्लस माइनस करते थे। तो जिस तरीके से अलजेब्रा में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं, जावा भी अपने एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही होती है। हमारे लिए हम सिर्फ एक लाइन लिखते हैं और जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें फौरन उसका आंसर दे देती है, लेकिन इंटरनली मेमोरी में वो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो रहे होते हैं। Okay, now let's look at this example. जिसके अंदर बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, हमें सारे इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का है, डबल रिजल्ट इज इक्वल टू दिस एंड। इसको आसान करने के लिए मैंने इसमें ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, ठीक है, ताकि हम पहले इनको ब्रैकेट के साथ समझ सकें, फिर हम इनको ब्रैकेट के बगैर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नंबर 1, इनके मैंने नाम भी इसी तरह के रखे ताकि इनसे हमें डेटा टाइप का पता लगे, लाइक एफ एंड बी इज फ्लोट एंड बाइट। तो सबसे पहले सॉल्व क्या होते हैं? ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे एक फ्लोट है और एक बाइट है, तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट के अंदर, ठीक है। तो ये फ्लोट 5.67 को जो मल्टीप्लाई करेगा 42 से, तो जो भी आंसर आएगा उसको पॉइंट में ही लेकर आएगा, ठीक है ना। उस प्लस को इग्नोर करेगा फिलहाल, दूसरे ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, दैट इज आई डिवाइड बाय सी, ठीक है। 5000 जब ए से डिवाइड होगा, ए ए की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का कोड है 55 में, सॉरी स्मॉल ए है तो 92 है आई थिंक, या 90 कुछ में होगा। तो बेसिकली 50,000 को उसके कोड से, के डेसिमल कोड से जो कि 92 होगा, उससे डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर के अंदर,
ठीक है, क्योंकि इंटीजर बड़ी डेटा टाइप है। देन अगेन इस माइनस को इग्नोर करेगा और बी और एस को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। बी इज डबल, एस इज शॉर्ट, तो ऑब्वियसली डबल बड़ी डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ 0 मिस हो गया, यहाँ पे जो है वो डी मल्टीप्लाई बाय जब एस करेगा तो आपका आंसर जो है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, यानी इस स्टेप पे एक फ्लोट था, एक बाइट था, आंसर फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस, और इस स्टेप पे हमारे पास एक इंटीजर था और एक कैरेक्टर था, तो आंसर इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। देन माइनस, इस स्टेप पे हमारे पास एक डबल था और एक शॉर्ट था, तो हमारा आंसर जो है वो डबल में कन्वर्ट हो गया। अब जावा के पास ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी और एक और एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें नजर नहीं आएगा, तो इंटरनली जावा के पास अब ये सिचुएशन होगी कि एक फ्लोट है प्लस एक इंटीजर है माइनस एक डबल है। अब क्या करेगी जावा? ठीक है, लेफ्ट टू राइट फिर देखेगी, एफ और आई को पहले कंपेयर करेगी। एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? आंसर जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा फ्लोट में, जो भी आंसर आएगा इंटीजर में, दोनों को जब ऐड करेगी तो आंसर इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में। फिर माइनस इधर ऐसे ही रहेगा और हमारा डी भी इधर ऐसे ही रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में जाएगा के पास सिर्फ 2 ही ऑपरेंड्स बचेंगे, एक फ्लोट का होगा और एक डबल होगा। तो फ्लोट और डबल में से जो चीज उसको, अच्छा सॉरी, यहाँ ऐप में भी आपको कंफ्यूज करे इसलिए मैं फ्लोट लिख रही हूँ, ये वेरिएबल्स नहीं है। ये बात ये हो रही है कि आंसर जो आएंगे उनकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, यानी जब ये सॉल्व होंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो फ्लोट में होगा। ठीक है, जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा उसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो उनकी जो भी आंसर आएगा डबल होगा। इसी तरह जब आपके ये फ्लोट और इंटीजर आपस में इनका ऑपरेशन होगा तो आंसर फ्लोट में आएगा, और फिर यहाँ पे जो एक डबल है वो डबल डेटा टाइप बची हुई होगी। ठीक है, ये टेम्परेरी वेरिएबल्स होते हैं जो जावा दिखाती नहीं है, लेकिन जावा अपनी मेमोरी में टेम्परेरी डेटा टाइप्स बना रही होती है, उन टेम्परेरी डेटा टाइप्स के अंदर डेटा को स्टोर कर रही होती है। सो इवेंचुअली जब लास्ट में इसको फ्लोट एंड डबल होगा, इन दोनों में से डिसाइड करके उसका लास्ट आंसर जो है वो डबल में आएगा। सो जब रिजल्ट आप निकालोगे, ठीक है, तो हमने डेटा टाइप डबल इसीलिए रखी है, हमने ये चीज पहले ही ऑब्जर्व करनी होती है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर किस डेटा टाइप में आएगा। सो बाय सीइंग द स्टेप वी नो कि इसका आखिरी आंसर जो है वो डबल डेटा टाइप में ही आएगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ब्रैकेट आप हटा दो, ठीक है, ब्रैकेट ने तो बड़ा आसान कर दिया था काम, तो पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। ठीक है, इसको दोबारा देखते हैं। नाउ लेट्स सपोज ब्रैकेट नहीं है, अब क्या होगा? सबसे पहले क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहा होता है। तो अगेन ये लेफ्ट टू राइट शुरू करेगा, पहले एफ एंड बी, अभी भी खैर सेम ही रहेगा क्योंकि हमने ब्रैकेट जो लगाए थे उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही थी। ठीक है, तो अगर आप ब्रैकेट हटा भी दोगे तब भी ये सेम ही काम करेगा। पहले फ्लोट और बाइट को यहाँ पे सॉल्व करेगा, फिर यहाँ पे आई डिवाइड बाय सी को सॉल्व करेगा, फिर डी डिवाइड बाय एस को सॉल्व करेगा। इन तीनों के जो आंसर्स आएंगे बिल्कुल पिछले वाले तरीके से ही उनको आपस में प्लस एंड माइनस जो है वो करेगा। लेकिन अगर ब्रैकेट लगे हुए हो या ना भी लगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो वो ये देखता है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले हो, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों इन्वॉल्व हो तो लेफ्ट टू राइट जो है वो एक्सप्रेशन सॉल्व होना शुरू होता है। सो हमारा पॉइंट सिर्फ ये था कि वी हैव टू एनालाइज इन ऑल दीज डेटा टाइप्स, जब ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो फाइनल आंसर किस में आएगा? फाइनल आंसर आएगा डबल में। तो हमें अपनी डेटा टाइप का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा टाइप जो है वो डबल होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोशन इन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कंपाइलेशन होगी। ठीक है, वो हमें पता रखना हो, नॉलेज हमें होनी चाहिए कि जावा मल्टीपल डेटा टाइप जब इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें नोट कर रही होती है कि कौन सी डेटा टाइप जो है वो बड़ी है और आंसर उसमें जो है वो कन्वर्ट होता है। अगर ना स्पेसिफिक टाइप कास्टिंग इन एक्सप्रेशन, यानी एक्सप्रेशन में पहले तो हमने ये किया कि टाइप
जनरल एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग देखी कि हम जब एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कॉपी कर रहे हैं, लेकिन समटाइम एक्सप्रेशन में भी ऐसा हमें करना पड़ता है। हमने ये पिछले C++ के कोर्स में डिस्कस किया था, जब हम दो इंटीजर नंबर को आपस में डिवाइड कर रहे थे और आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा था। रीजन ये था कि दोनों इंटीजर थे, आपस में डिवाइड होते थे, आंसर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता था और हमें आंसर। इस एग्जाम्पल को भी दोबारा देखते हैं और ये जो नीचे एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस हुई हुई है इसको भी हम दोबारा देखते हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। नाउ यूजली जब आप किसी भी डेटा टाइप को एक्सप्रेशन में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो है वो स्मॉलर डेटा टाइप में आना शुरू हो जाए, ठीक है, और हमें आंसर गलत मिले, या जो मैंने दूसरी एग्जांपल डिस्कस की कि हम दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन आंसर पॉइंट में आना चाहिए, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, ऐसी सूरत में हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। बाइट b इज इक्वल टू 50 है, ठीक है, और हमें बड़ा आसानी से बाइट को इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, हमें लगता है कि 52,100 स्टोर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 50 है, ये 2 है और यहाँ पे 100 आ जाना चाहिए, बट इट जनरेट एरर कैंट असाइन इनटू बाइट। यहाँ आ जाती है हमारी प्रीवियस डिस्कशन लास्ट वीक की कि जब भी जावा को कोई नंबर नजर आता है एक्सप्रेशन के अंदर, बाय डिफॉल्ट वो उसको क्या समझता है, इंट। जावा के लिए ये 2 इंट है और ये b जो है वो बाइट है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो एक इंटीजर कन्वर्ट हो रहा है, एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है बाइट से, आंसर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के अंदर, और इंट बाइट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए ये इंटीजर में आएगा आंसर, ठीक है, लेकिन ये इंटीजर किसके अंदर कन्वर्ट कर दे, बाइट के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो इसको एग्जांपल में देखते हैं। ये कास्टिंग नहीं की हुई, इसका रिजल्ट देख लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। जावा टेस्ट और जावा, फाइल का नाम अगेन सेम है। एरर जनरेट हो गया, इनकम्पेटिबल टाइप, लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। रीजन यही है कि ये 2 इंटीजर है, ये बाइट है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटीजर बन जाते हैं मेमोरी में, हमें पता नहीं लगता, लेकिन मेमोरी में इंटीजर कंसीडर होते हैं, और जब हम इनको बाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि इंटीजर बड़ी डेटा टाइप है, बाइट में कॉपी नहीं हो सकती है, कंपाइलेशन एरर आ जाता है। इसको ठीक करते हैं। ठीक करने का तरीका यही है कि आप इसको बाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को भी आप ब्रैकेट में करोगे। रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊं तो ये क्या करेगा, ये इस बाइट को सिर्फ इसको कंसिडर करेगा, यानी बाइट को ही बाइट में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ये गलत है। इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई पहले इसका आंसर निकाल लो, वो जो तुम्हारा इंटीजर में आ रहा है उस इंटीजर वाले आंसर को बाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट अगेन। सही हो गया, b इज इक्वल टू 100 जो इसने आराम से डिस्प्ले कर दिया। integer is equal to 33, b is equal to 5 and we are creating a variable c जो कि float है, और हम कह रहे हैं कि a और b को आपस में डिवाइड करके उसका आंसर स्टोर कर दो। ऑब्वियसली दिखने में समझ में आ रहा है कि आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, क्योंकि 5 इज नॉट completely मल्टीपल ऑफ, सॉरी, डिवाइजेबल बाय 33 जो उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें पॉइंट में आंसर मिलना चाहिए। तो हमने फिर सी की वैल्यू प्रिंट करवाई है, इसका आंसर चेक करते हैं, ठीक है। इसको अगेन टेस्ट डॉट जावा के नाम से फाइल है, कोई एरर नहीं आया, लेकिन आंसर आ रहा है 6.0 जो कि गलत है, ठीक है। So this is another example of type promotion during वो इसमें ये दोनों जो है वो इंटीजर हैं, जब इंटीजर से डिवाइड हो रहा है आंसर इंटीजर ही है, सो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें इस तरीके से फ्लोट लिखोगे और इसको ब्रैकेट में कर दोगे, ठीक है, आपको लगता है आपने मसला हल कर दिया, जैसे पहले आपने बाइट में मसला हल कर दिया था, बट अगेन प्रॉब्लम है। रीजन ये है कि अभी भी आप दो इंटीजर्स को ही आपस में डिवाइड कर रहे हो और ये आंसर इंटीजर नहीं है,
और आंसर 6.6 ही आएगा। और जब उस 6 को फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो 6.0 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें इनमें से किसी एक वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, बी को भले इंटीजर ही आने दो। ठीक है, बी को भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों में से एक को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा कि अगर दोनों में से कोई एक बड़ी डेटा टाइप है, यानी फ्लोट बड़ी डेटा टाइप है, तो ये पूरा आंसर किसमें कन्वर्ट करे सॉल्व करते हुए? फ्लोट के अंदर। तो सेव करो, दोबारा रन करो, आंसर 6.6। अब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। ये एग्जांपल हम पहले C++ में भी कर चुके हैं। ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आपने करना ये है कि आपने 4 वेरिएबल लेने हैं, A B C D, उसको कोई भी वैल्यूज दे दो। उसके बाद उसका रिजल्ट आपने स्टोर करना है, भले रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल लो। इक्वेशन ये सॉल्व होनी चाहिए, A डिवाइड बाई B प्लस C डिवाइड बाई D। और जो आंसर है उसका नाम, जो वेरिएबल आंसर वाला है उसका नाम ANS आंसर हो और उसकी डेटा टाइप क्या हो? फ्लोट हो। बट योर आंसर शुड बी एक्यूरेट। उसको कैलकुलेटर से चेक करके फिर ही प्रॉपरली कास्टिंग करके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसमें कास्टिंग जो है वो इन्वॉल्व है। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एरेज। ठीक है, एरेज हमने पहले भी डिस्कस किए, हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जावा हमें एक डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एरे, जो कि आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेटा टाइप सेम है। ठीक है, तो बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करने के बजाय हम एक ही कमांड के थ्रू मोर देन वन वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, या मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, या मोर देन वन स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। हम मल्टीपल चीजें एक ही कमांड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। So basically it's used to store collection of data। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एरे नहीं होते, ठीक है, तो ये हम प्रॉब्लम क्या आती, हमें अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करते पड़ते, वेरिएबल नंबर 0, वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड वेरिएबल नंबर 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग वेरिएबल, जितने वेरिएबल क्रिएट करने पड़ते हैं हमें उतने वेरिएबल के नाम लिखने पड़ते हैं। इसके बजाय आपको जो एरे है वो क्या आसानी देता है कि आप एक ही कमांड के थ्रू एरे को क्रिएट करने की कमांड देते हो, और उस कमांड के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक सिंगल कमांड, एक सिंगल वर्ड के थ्रू क्रिएट कर देते हो। तो जब बेसिकली आप एरे क्रिएट करते हो तो एरे क्रिएट करते ही आपको एक ही कमांड के थ्रू मोर देन वन वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं, जितने आप कहो। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25, 30, 50, जितने आप चाहो। अच्छा, फिर क्या होता है, उनको एक्सेस करने के लिए हम उनको इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स को यूज करते हुए हम एरे का नाम लिखते हैं और उसके आगे एक नंबर देते हैं। सो एरे ऑफ 0 एक अलग वेरिएबल होता है, एरे ऑफ 1 एक अलग वेरिएबल होता है, एरे ऑफ 2 एक अलग वेरिएबल होता है। ठीक है, सो एक ही कमांड के थ्रू एरे क्रिएट होता है। उसको एक्सेस करने के लिए भी हम उसको इस इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे की फर्स्ट इंडेक्स हमेशा क्या होती है? 0, जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और एरे की लास्ट इंडेक्स जो है वो एरे का साइज -1 होती है। ओके, नाउ एरे डिक्लेयर करने का तरीका, आप दो तरीके से एरे डिक्लेयर कर सकते हो। नंबर 1, डेटा टाइप लिखो, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्पेस दो और फिर एरे का नाम दे दो। नंबर 2, आप डेटा टाइप दो, स्पेस दो, एरे का नाम दो और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट दे दो। तो जावा आपको ये दोनों वेज देती है जिससे आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक लाइन में एक से ज्यादा एरेज भी डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, हम डेटा टाइप दे, उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट दे दे, स्पेस फर्स्ट एरे, नंबर 2 सेकंड एरे। लेकिन ये दोनों एरे ऐसे होंगे जिनकी डेटा टाइप जो है वो सेम होगी। नाउ एरे को क्रिएट करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पे हमारे एरे को क्रिएट करने का तरीका C++ से थोड़ा सा हटके है। एक हुआ एरे डिक्लेयर हो गया। एरे डिक्लेयर करने में आप एरे की डेटा टाइप बताते हो और एरे का नाम देते हो, दैट्स ऑल। लेकिन एरे क्रिएट करते हुए आप उसी एरे का नाम लिखोगे जो आपने बनाया है। ठीक है,
जिसको यूजली एरे रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जाता है। उसके बाद इक्वल टू आपने न्यू का कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और एरे का साइज देना है। ये सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसके नीचे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में था कि हम एक ही लाइन में डिक्लेरेशन भी दे सकते थे और उसको इनिशियलाइज भी कर सकते थे। इन द सेम वे एरे को आप एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर सकते हो और इनिशियलाइज भी कर सकते हो। उसका तरीकेकार क्या होगा? नंबर 1 डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये सिंटैक्स प्लीज याद रखना है। डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, व्हाटएवर। एरे रेफरेंस वेरिएबल आपकी मर्जी, इसका जो भी नाम रखना चाहो ये आप पे डिपेंड करता है। फिर इक्वल टू का साइन आपने लाजमी देना है। उसके बाद आपने न्यू कीवर्ड देना है, ये कीवर्ड है इसलिए एज इट इज स्मॉल लेटर्स में आ जाए। उसके बाद अगेन डेटा टाइप देनी है आपको, ठीक है। जो डेटा टाइप यहाँ लिखी थी वही डेटा टाइप आप यहाँ पे दोबारा लिखोगे। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज दे दोगे जो कि कांस्टेंट नंबर होता है ज्यादातर, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन आएगा। नीचे एग्जांपल में ज्यादा बेहतर तरीके से समझो। इंटीजर एरे क्रिएट कर रहे हैं, इंट दिया पहले, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दिए, ठीक है, ये याद रखना है। अगर फ्लोट होता है तो फ्लोट देते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देते हो। उसके बाद एरे का नाम, ज्यादातर हमें यहाँ आने लगते हैं, ठीक है। एरे का नाम, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद इंट, दोबारा डेटा टाइप और फिर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज। तो ये क्या करेगा? 10 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट कर देगा, यानी आपको एक ही कमांड में 10 वेरिएबल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। नाउ जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास दूसरा तरीका था एरे को इनिशियलाइज करने का, सेम तरीका यहाँ भी मौजूद है। आप डेटा टाइप दो, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स दो, उसके बाद एरे का नाम दो, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू दो, कर्ली ब्रेसेस, पहली वैल्यू, कॉमा दूसरी वैल्यू, कॉमा तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू तक, एंड फाइनली द लास्ट वैल्यू इन कर्ली ब्रेसेस ओवर और सेमीकोलन। ये हमने तरीका सी प्लस प्लस में भी यूज किया था। नाउ एक चीज जो कि हम मिस कर गए वो ये है कि एरेज सी प्लस प्लस के अंदर नॉर्मल डिफरेंट तरीके से बिहेव करते थे, लेकिन जावा के एरेज आर बेसिकली ऑब्जेक्ट, ठीक है। जावा के एरे ऑब्जेक्ट हैं। इनको हम प्रूव करने के लिए आगे तरीके का देखेंगे कि क्यों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जावा अपने पास एरेज को एज अ ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। वो उसको नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप के तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको एज अ ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करता है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा आगे जाके समझोगे तो ये बात भी आपको इसके बाद थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा नीचे एक और तरीका भी दिया हुआ है कि आप इस तरीके से भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। जस्ट टू शो कि जो एरे इनिशियलाइज करते हैं उसमें जो नंबर्स हैं वो जरूरी नहीं कि सारे नंबर कांस्टेंट हो, वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमने कर दिया इंटीजर 9, एक वेरिएबल बनाया 9 इज इक्वल टू 9, तो एक एरे क्रिएट किया इंटीजर, ब्रैकेट लगा दिए, एरे का नाम है ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू का साइन, कर्ली ब्रेसेस ऑन 1 3 5 7 9। यहाँ 9 क्या है? ये एक वेरिएबल है। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या क्या करेगा, लेकिन वो 9 वेरिएबल पहले बना हुआ हो, इसके ऊपर बना हुआ हो, तो क्या करेगा 9 को यहाँ पर 9 की जगह यहाँ 9 रख देगा, नंबर 9 डिजिट 9 रख देगा। कॉमा 9+2 हम इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9+2 क्या करेगा, 9 की वैल्यू उठाएगा जो कि 9 है, 9+2 11, या इसकी जगह 11 पुट कर देगा, 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो, वेरिएबल भी इनिशियलाइजेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एरे को एक्सेस करने का तरीका पहले भी डिस्कस कर लिया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एरे हमेशा इंडेक्स के थ्रू एक्सेस की जाती है। इंडेक्स क्या है? एक नंबर है, ठीक है। नंबर 1, इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होती है? हमेशा फर्स्ट एलिमेंट जो हमेशा कौन सी इंडेक्स में पड़ा होता है? 0 पे, ठीक है।
और जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो ऑलवेज 1 लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 10 है, उसमें से अगर हम 1 लेस करें दैट विल बी 9, तो लास्ट इंडेक्स हमारी हमेशा क्या होती है, 9 होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट 0 होगा, लास्ट एलिमेंट जो है वो 99 होगा। अच्छा, अ, एक चीज एरेज क्योंकि एज ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट है, तो हमारे पास एक इंटीजर इंस्टेंस वेरिएबल, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर आप इसको इग्नोर करके सिर्फ वेरिएबल समझ लो तो बेहतर है। एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है लेंथ। ठीक है, ये लेंथ वेरिएबल जो है, देखो पुराने सी प्लस प्लस में हमने लेंथ फंक्शन यूज किया था। ठीक है, हमें एरे डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ता था। सॉरी, एरे डॉट लेंथ नहीं, हमें लेंथ फंक्शन के अंदर एरे की लेंथ निकालनी पड़ती थी। लेकिन आपके जावा के अंदर, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल मौजूद है, प्री डिफाइंड वेरिएबल मौजूद है, जो कि इस काबिल है कि जैसे ही आप एरे क्रिएट करते हो, जावा ऑटोमेटिकली इस लेंथ वेरिएबल के अंदर एरे की टोटल लेंथ जो है वो कॉपी कर देती है। ठीक है, तो आपका जो भी एरे का नाम हो, अगर आप लिखो, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे प्रिंट एलन के बाद एरे डॉट लेंथ लिखोगे, तो आपको एरे की लेंथ जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो एरे का लास्ट फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने का तो तरीका ही हमेशा यही है, एलिमेंट ऑफ चाहे चाहे कोई भी एरे हो, चाहे वो 10 एलिमेंट का हो, 100 का हो, 1000 का हो, 2000 का हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका हमेशा होगा एरे ऑफ 0। लेकिन एरे का अगर लास्ट एलिमेंट आपको एक्सेस करना हो तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। एरे, एरे का नाम, ब्रैकेट के अंदर एरे डॉट लेंथ -1। एरे डॉट लेंथ मैंने क्या बताया कि इसकी जगह क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ रखेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 10 है, 10 में से माइनस करेगा 1, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन यूज करने से क्या होगा, आपको एरे की लेंथ पता हो या ना पता हो, आप उसका लास्ट नंबर जो है, लास्ट इंडेक्स जो है वो इजीली यूज कर पाओगे। ये बाद में इसलिए भी काम आता है कि समटाइम वी हैव डायनेमिक एरेज, जो कि शुरू में हम नहीं बताते एरे का साइज क्या होता है, और प्रोग्राम खुद डिटरमाइन कर रहा होता है कि एरे का साइज क्या है। उसके अंदर फिर ये जो इक्वेशन है वो हमें ये आसानी दे देती है कि हम जितना बड़ा एरे भी रन टाइम पे क्रिएट करें, वो उसका जो लास्ट इंडेक्स है वो हमें निकाल कर दे सके। ओके, नाउ लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल। स्मॉल इसलिए अभी थोड़ी बड़ी लग रही होगी क्योंकि हम एरे को एक्सेस करने की टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। वी क्रिएटेड एन एरे इंट, एरे का नाम है मंथ अंडरस्कोर डेज, और इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन। तो ये लाइन क्या करेगी, एक एरे जो है वो क्रिएट कर देगी, और ये लाइन क्या करेगी, उस एरे को इनिशियलाइज करेगी। मंथ डेज इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, फिर इंट, और उसके पास का साइज कितना है, 12। यानी एक ऐसे एरे एरे है जो कि अपने पास डेज ऑफ मंथ जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसकी जगह आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर एक ही लाइन पे लेकर आना चाहे। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, इसके एक एक एलिमेंट को इनिशियलाइज किया। लाइक 0 के अंदर वैल्यू रखी है 31 विच रिप्रेजेंट जनवरी, एरे ऑफ 1 के अंदर वैल्यू 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 एंड लास्ट इज दिसंबर, जो कि मंथ डेट 11 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ फिर एक वैल्यू प्रिंट करवाई है कि अप्रैल हैज मंथ डे ऑफ 3। 3 क्यों यूज किया अप्रैल के लिए, वैसे तो अप्रैल 4th महीना है, लेकिन क्योंकि हमारा 1 जनवरी 0, फरवरी 1, मार्च 2 और अप्रैल 3, जो पहले अप्रैल हैज एज इट इज प्रिंट कर दे, उसके बाद मंथ डेज ऑफ 3 की वैल्यू प्रिंट कर दे, जो भी इसकी वैल्यू है, फिर प्लस का साइन दोबारा, और फिर डेज का मैसेज जो है वो प्रिंट कर दे। तो रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का नाम है एरे डॉट जावा,
ठीक है, अप्रैल हैज 30 डेज। प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अलग, जब हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है कि हमें क्या वैल्यूज देनी है, तो उनको अलग अलग लाइन पे देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम इन ब्रैकेट्स के थ्रू यानी पहले डेटा टाइप, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट डिस्कस कर लिए थे कि आपकी मर्जी, आप इधर लगाओ या फिर इधर लगा दो, दोनों अलाउ है। ठीक है, तब बाकी वैल्यूज आ गई, टोटल 12 वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज। अब एंटर करके नीचे लाइन पे आ सकते हो, क्योंकि अगेन ये वाइट स्पेसेस काउंट नहीं होती। हमने डिस्कस किया था कि एंटर, स्पेस और टैब जावा में एक ही हैसियत रखते हैं, या सी प्लस प्लस में एक ही हैसियत रखते हैं। बाकी नीचे का कोड सेम है कि वो अप्रैल के लिए मंथ डेज ऑफ 3 की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे, इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। अगेन सेम आउटपुट ही देगा, लेकिन कोड जो है वो हमने अच्छा खासा कम कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल। अच्छा, इसके अंदर हमने एक डबल एरे क्रिएट किया है, जिसको हमने 1 2 3 4 वैल्यूज दी है। ठीक है, तो क्योंकि पॉइंट में वैल्यू देते हैं, तो 1.9 2.9 3.4 3.5। नाउ क्या यूज करना चाह रहे हैं हम इस लेंथ वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं। नाउ लूप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लूप बाद में एज अ टॉपिक डिस्कस होंगे, लेकिन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन सी प्लस प्लस, और लूप हम सी प्लस प्लस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता, आई विल अगेन आस्क यू कि अपना सी प्लस प्लस का लूप्स वाला वीक जो है वो रिपीट करो। आई थिंक विच इज वीक 5। ठीक है, लेकिन हम आगे भी जावा में भी लूप डिस्कस करेंगे। हमने क्या किया है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, लूप को 0 से स्टार्ट किया है। हमने डिस्कस किया था कि एरे का लूप हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन एंडिंग कंडीशन क्या लगा दी, आई लेस देन माई लिस्ट डॉट लेंथ। एक काम करते हैं, इस माई लिस्ट डॉट लेंथ को प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि हमें ये क्या रिजल्ट देगी। तो इसको प्रिंट करने के लिए आप इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ प्रिंट करवा दो। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ये जो माई लिस्ट डॉट लेंथ है, ये एक्चुअल में क्या वैल्यू देती है। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले माई लिस्ट डॉट लेंथ को प्रिंट करेगा, और उसके बाद इसको यहाँ पे कंपेयर करेगा। तो इस माई लिस्ट डॉट लेंथ की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, 0 से लेकर लेस देन 4, मतलब टोटल 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। फर्स्ट टाइम 0 के लिए, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, और फिर 3 के लिए। और यहाँ आई प्लस प्लस हो रहा है, जो हर दफा आई की वैल्यू एक जो है वो आगे करता जाएगा। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई लिस्ट और आई, यानी जो एरे की वैल्यूज है वो प्रिंट हो, फिर प्लस है और फिर उसके बाद एक स्पेस है। तो ये क्या करेगा, हर वैल्यू को प्रिंट करने के बाद उसके बाद एक स्पेस दे देगा। देन हम क्या कर रहे हैं, हम तो और इसी तरह का लूप लगा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या एक टोटल को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल कैसे कैलकुलेट होता है। हमें वो लूप एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप ऊपर भी कर सकते थे, डबल टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अगेन ऊपर वाला लूप दोबारा सेम तरीके से चलाया है, और इस दफा हमने इसके अंदर क्या किया, टोटल प्लस इज इक्वल टू माई लिस्ट डॉट आई। मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, अब तो वैसे मुझे नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन इस कमांड का मतलब क्या है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस दिस। ठीक है, यानी माई लिस्ट ऑफ आई की जो भी वैल्यू है, वो वैल्यू पिछले टोटल में ऐड हो। फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू 0 होगी, तो माई लिस्ट ऑफ आई मतलब माई लिस्ट ऑफ 0 की जो भी वैल्यू है, क्या है वैल्यू 1.9, तो 0 प्लस 1.9 ऐड होगा, और टोटल की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.9। उसके बाद तो दोबारा चलेगा। ठीक है, और 2.91 जो वैल्यू है, अब वो इसकी जगह आई माई लिस्ट ऑफ 1 के अंदर 2.9 आ जाएगा, 2.9। ठीक है, तो 2.9 प्लस 1.9, ठीक है, जो भी न्यू वैल्यू बनेगी टोटल में चली जाएगी। इसका ये चलते 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 लास्ट वैल्यू तक जो है वो टोटल में वैल्यूज ऐड कर करके टोटल की वैल्यू चेंज करता रहेगा। हमने डिस्कस किया था कि हम ये वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें कोड जो है वो कम लिखना पड़े, एंड इट्स वेरी इजी।
फिर माई लिस्ट को टोटल में ऐड कर दो, माई लिस्ट ऑफ आई का नेक्स्ट वेरिएबल को टोटल में इजाफा कर दो और आखिर में टोटल जो है वो प्रिंट करके दो। ऐसे पहले तो इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो इसका पहले तो इसने 4 प्रिंट कर दिया। 4 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कहा था कि सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई लिस्ट डॉट लेंथ की वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। तो वैल्यू क्या है 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने हैं 4 हैं। फिर इसको हमने एक लूप चलाया था फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट प्रिंट करने के लिए। फिर हमने एक लूप चलाया था जो कि नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको क्या कर रहा था, टोटल में इन सबको ऐड कर रहा था और आखिर में उसने टोटल की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसका कोड थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि पहली चीज तो हमें इस लेंथ की जरूरत नहीं है, वी हैव प्रूव्ड अवर पॉइंट कि ये लेंथ इसके लिए है। दूसरा ये चीज कि अगर हम इस डबल टोटल इक्वल टू 0 को यहाँ से उठा के ऊपर ले जाएं, ठीक है, और इसके पीछे डिक्लेयर कर दें यहाँ पर। इसके अलावा हम इस लूप को ये जो लूप के अंदर थी कमांड, ये लूप के अंदर जो कमांड है इसको भी हम यहाँ पे लें। ठीक है, यानी हमें एक्स्ट्रा लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी लूप के अंदर जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये लूप प्रिंट भी करें और टोटल की कैलकुलेशन भी करता रहे। एंड जब टोटल की कैलकुलेशन हो जाए लास्ट में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की ये कमांड जो है वो हमें टोटल की वैल्यू जो है वो प्रिंट करके दे दे। सेव करते हैं, तो दोबारा रन करते हैं, अगेन वी विल हैव द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो कोड जो है वो हमने जो है थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। ये एरेज हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में आगे यूज होते रहेंगे, बट फॉर नाउ इतना एरे के लिए काफी है। आप एरे पे अब एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे। एक्सरसाइज नंबर 2 है इस वीक की। आपने एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें 10 एरे के नंबर्स आप कोई भी ले लो। ठीक है, अभी तक हमने इनपुट का तरीका नहीं देखा है, सो यू कैन टेक एनी नंबर। ठीक है, कोई भी 10 वैल्यूज जो है वो उस एरे में इंसर्ट करो, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दो। उसके बाद ऐसा कोड लिखो कि वो उस एरे में से लार्जेस्ट और उस एरे में से स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो फाइंड आउट करके बता दो। ठीक है, तो यू हैव टू यूज इफ एंड लूप। अगेन हम रिपीटिंग के हम लूप और जिस तरीके से हमने C++ में डिस्कस किए थे वही सेम तरीका रहेगा। तो इसलिए आप वो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको नहीं, बेसिकली तो आपको आना चाहिए, लेकिन अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो वीक नंबर 5 रिपीट कर लो, अपना वीक नंबर 6 रिपीट कर लो। C++ का लूप्स यूज करने का तरीका जो वहां पे था वो सेम तरीका यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, नाउ 2 डायमेंशन एरेज। डबल डायमेंशन एरे भी हमने C++ में कवर किए थे, बट यहाँ पे तुमको क्रिएट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो 2 डायमेंशन एरे जिसको हम एरे ऑफ एरे भी कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये मैट्रिसेस की तरह भी होते हैं। इनमें जो डेटा है वो रोज में और कॉलम्स में शो भी किया जा सकता है। ठीक है, क्रिएट करने के इनको ये 4 वेज जो है वो दिए हैं। ठीक है, नंबर 1 डेटा टाइप, द 2 पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद एरे का नाम। नंबर 2 डेटा टाइप स्पेस 2 पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके साथ ज्वाइन करके आपके एरे का नाम। नंबर 3 डेटा टाइप स्पेस एरे का नाम और 2 पेयर्स ऑफ ब्रैकेट्स। नंबर 4 डेटा टाइप 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, इवन स्पेस यहाँ पे कहीं भी आ सकती है, स्पेस वेरिएबल का नाम और सेकंड पेयर ऑफ ब्रैकेट। तो ये चारों तरीके दिए हुए, इनमें से कोई भी वे आप यूज करोगे तो आपका डबल डायमेंशन एरे जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि उसको इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि पहले हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सिंटैक्स में। तो यहाँ पर नंबर 1 डेटा टाइप 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर स्पेस, फिर एरे का नाम, फिर इक्वल्स टू, फिर न्यू का कीवर्ड, उसके बाद स्पेस, उसके बाद एरे आपके डेटा टाइप और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स और फिर दूसरी इंडेक्स। पहली इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रोज को
दूसरी इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम्स को। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आप एरे, डबल डायमेंशन एरे को जब डिक्लेयर करो तो आप उसकी नंबर ऑफ रोज तो डिक्लेयर कर दो, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स अलहदा डिक्लेयर करना चाहो। तो नीचे ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इंटीजर एरे का नाम 2D, 3 स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे जाएंगे, इनके अंदर आप नंबर्स नहीं लिखते हैं। इक्वल्स टू, फिर न्यू का साइन, फिर दोबारा डेटा टाइप, इन ब्रैकेट्स में से फर्स्ट वाले के अंदर हमने 3 लिखा है, इसका मतलब कि इसके पास 3 रोज है, लेकिन हमने कॉलम मेंशन नहीं किए। इट इज अलाउड कि आप कॉलम मेंशन ना करो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से 2D ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 5। इस लाइन का मतलब ये है कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो वाले एरे के अंदर जो कॉलम्स हो वो कितने हो, 5। सेकंड एरे की सेकंड रो के अंदर कॉलम्स कितने हो, 5। एरे की थर्ड रो के अंदर कॉलम कितने हो, 5। तो ये 4 लाइन लिखना रूल है ऐसे, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ ही पे इस ब्रैकेट के अंदर 5 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 5 लिखने से हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है, इतनी ये 4 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आया क्या जरूरत थी, तो ये सेंटेंस प्रोवाइडेड है। ये जरूरत इसलिए मौजूद थी कि आप अपने एरे के हर रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स कर सकते हो, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हम एरे, डबल डायमेंशन एरे की और एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एग्जांपल 2 डायमेंशन एरे की। सिंपल, सबसे पहले आपने एक 2D एरे क्रिएट किया है। डेटा टाइप क्या है, सबसे पहले क्या दोगे, डेटा टाइप। नंबर 2 एरे का नाम, देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपकी इक्वल टू की साइन, फिर न्यू कीवर्ड, उसके बाद अगेन डेटा टाइप, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। प्लीज 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 सिंटैक्स की तरतीब को याद कर लो बस। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जब तक तरतीब याद नहीं करोगे आप कोडिंग अपनी बेहतर नहीं कर पाओगे। उसके बाद हमने ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए, आई, जे, के, और के की वैल्यू कर दी है 0। आई और जे हमने लूप के लिए यूज किए, ठीक है। सो इंटीजर आई इक्वल टू 0, आउटर लूप, आई लेस देन 4। ये पहला वाला लूप कब तक चलता है, नंबर ऑफ रोज के लिए। तो जो यहाँ पे वैल्यू होती है वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। आई प्लस प्लस दूसरा लूप, ठीक है, जो कि नेस्टेड लूप है, इसके अंदर है, ठीक। फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस, यानी ये 0 से लेकर 4 तक चलेगा और ये वाला लूप 0 से लेकर 3 तक चलेगा। यहाँ 5 कैसे देख के रखते हैं कि यहाँ पे 5 है। जो मैंने को पहले भी कहा था, एरे के लूप याद कर लो। एरे के लूप हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन की साइन आती है, और इसके बाद यहाँ जो नंबर है वो हम यहाँ से देखकर लिख लेते हैं। अच्छा, अब क्या करें, एरे को एक्सेस करें। यहाँ आई जे लिखने का मतलब ये है 2D ऑफ आई जे मीन के फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स जो कि कॉलम वाली है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 0 पे क्या कॉपी कर दे, के की वैल्यू बेसिकली 0 है, तो बेसिकली आई 0 और जे 0 पे क्या कॉपी हो जाएगा, के कॉपी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ बनाना शुरू करते हैं। जब आपका फर्स्ट इंडेक्स 0 होगी, दूसरा इंडेक्स 0 होगी, तो इसके अंदर क्या कॉपी हो जाएगा, 0 कॉपी हो जाएगा। ओके, नाउ लूप आउटर लूप पे वापस नहीं जाएगा, पहले इनर लूप को उसने खत्म करना है। यहाँ जे की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। सो जब आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो वो उसके अंदर क्या कॉपी कर देगा, 1। अब भला ये 1 क्यों कॉपी करेगा, क्योंकि ये कॉपी करने के साथ साथ जैसी कॉपी कर रहा है उसके बाद क्या कर रहा है, के प्लस प्लस, यानी के की वैल्यू को एक नंबर बढ़ा देता है। के की वैल्यू अब हो जाएगी 1। तो जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो के की वैल्यू जो है वो 1 कॉपी होगी। देन दोबारा जे की वैल्यू क्या हो गई, 2। आई की वैल्यू नहीं चेंज होगी, आउटर लूप में भी नहीं जाएगा, आई 0 होगा, जे जो है वो 2 होगा, और उसके अंदर वैल्यू क्या कॉपी हो जाएगी, 2, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे के प्लस प्लस होने की वजह से 2 हो जाएगी। दोबारा ऊपर जाएगा,
ठीक है, और के की वैल्यू बेसिकली यहाँ 3 करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। अब अगेन आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी क्योंकि वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, और के की वैल्यू जो है वो 3 होगी और उसके अंदर कॉपी कर देगा 3। इसके बाद दोबारा इनर लूप में रहेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, 4 होगी और उसके अंदर कॉपी कर देगा 4। ना इस स्टेप के बाद इनर लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो 4 पे पहुंच गया। जैसे ही इनर लूप में जे की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप बंद हो जाता है और आउटर लूप के पास वापस चला जाता है। आउटर लूप अपनी सेकेंड आइटरेशन लेता है, तो आउटर लूप की अब वैल्यू हो जाएगी 1 और इनर लूप में दोबारा एंटर हो जाएगा, तो इनर लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा से 0। सो एरे एंड ऑफ 1 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, लेकिन के हमारा वैसे ही काम करता रहेगा। के की वैल्यू 4 थी, अब के की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस तरीके से 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 के बाद 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, इसके बाद 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरह ये सब में के की वैल्यू एक एक बढ़ाकर कॉपी कर देगा। तो लेट्स सी कि हमारी जो वैल्यूज है वो इस तरह, ये हमारा लूप को पॉपुलेट करने के लिए लूप बना हुआ है, एरे को पॉपुलेट करने के लिए लूप बना है। लेट्स सी ठीक है। अच्छा, सेम लूप जो है वो नीचे हमने दोबारा यूज किया अब इन वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन यूज हुए हैं, एक प्रिंट और एक प्रिंट एलन। ठीक है, क्या करे कि जब इनर लूप, ये इनर लूप के साथ चल रहा है, इनर लूप जब 5 दफा चले तो एक ही लाइन में कॉलम की 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाए स्पेस के साथ। पर जैसे ही इनर लूप खत्म हो जाए, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आउटर लूप के साथ ये स्टेटमेंट भी चले। ठीक है, नहीं दूसरे लूप में जाने से पहले क्या करें, खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, ये हम यूज करते हैं एंटर के लिए, यानी हमने एक दफा एंटर प्रेस कर दिया। इसका रिजल्ट देखते हैं, ये फाइल को सेव करते हैं और इसका जो है वो रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से शो किया है। थोड़ा अजीब सा बुरा सा लग रहा है। रीजन ये है कि हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं वो छोटे हैं और कुछ नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं, तो ये प्रॉपर्ली 2 डायमेंशन नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसको ठीक करना चाहो तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो बैकस्लैश। बैकस्लैश डी क्या करेगा कि आपका जो आउटपुट है उसको थोड़ी सी बेहतर शक्ल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब अगेन जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में देखा कि हमें दो दो लूप्स लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी आप अवॉइड कर सकते हो। आप भले अगर ये लूप हटा दो, ठीक है, और इनर लूप में ही आप जो ऊपर वाला लूप है उसी के अंदर आउटपुट रखो तो रख सकते हो। लेकिन चूंकि एरे में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि हमने पहले एरे को पॉपुलेट किया, यानी हमने पहले एरे के अंदर वैल्यूज इनपुट कर दी और फिर हमने एरे को आउटपुट किया, फिर हमने एरे की वैल्यू जो है वो आउटपुट करवा दी, इसलिए ये अलग अलग करके इसका लिखा जाता है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, जिससे हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया था, बजाय कि हम अलग अलग तरीके से वैल्यूज दें, तो इसमें भी इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है। तरीकेकार क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट में अगर लेकर आए कि आप पहला ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये मैं तो तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आए कि ये सेंटेंस में क्या क्या चीजें शामिल है। ठीक है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये देखना कि डबल डायमेंशन एरे जब आप क्रिएट करते हो तो किस तरीके से वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1, आपको एक ब्रैकेट चाहिए, कर्ली ब्रेसेस, और आपको एंड ऑफ कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन चाहिए। उसके बीच में कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज, यानी पहली रो के सारे कॉलम की वैल्यू कॉमा के साथ सेपरेट। ठीक है, उसके बाद इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद करके आप एक कॉमा दे देते हो। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर दूसरी सेट ऑफ वैल्यू जो कि दूसरी रो की सारी कॉलम की वैल्यू, उसके बाद उसको कॉमा से सेपरेट करोगे। फिर तीसरी सेट ऑफ वैल्यू। अब देखो यहाँ 3 के बाद कॉमा नहीं आएगा, 5 के बाद नहीं आएगा, इधर कॉमा नहीं आएंगे, कॉमाज आएंगे कर्ली ब्रेसेस के बाद। और यहाँ कॉमा हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके बाद आगे कोई सेट ऑफ वैल्यू नहीं है, आगे बस एंडिंग ब्रैकेट है और सेमीकोलन है। तो अगर
इस तरह लिखना चाहो इस तरह लिखो, लेकिन अगर आप एक लाइन में कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो एक लाइन में आप रखो। उसके बीच में मैं यूज करती हूँ थोड़ी सी स्पेसेस, ताकि मुझे क्लियरली पता हो कि मेरा पहला सेट, दूसरा सेट और तीसरा सेट जो है वो किस तरीके से सेपरेट हो रहा है, किस तरीके से अलहदा हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वे स्पेसिंग का आपको कोड को पढ़ने में आसानी कर देता है। अच्छा, फिर हमारे वही सेम दो लूप नेस्टेड लूप है, ठीक है, और वो नेस्टेड लूप इन वैल्यूज को जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं उसी सेम तरीके से। अगेन इसे सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है, और ये जो भी वैल्यूज है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ द थर्ड एग्जांपल, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जांपल। नंबर वन, तो हम ये चीज डिस्कवर करने वाले हैं कि अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ रोज दे दें और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इनिशियलाइज करते हुए ना दें, तो हम किस तरीके से अलग अलग रोज को अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वी हैव क्रिएटेड अ 2 डायमेंशन एरे, इज इक्वल टू, बाकी तरीका सारा सेम ही रहेगा, लेकिन हम सेकंड डायमेंशन जो है उसको इनिशियलाइज, उसको जो वैल्यू है नहीं दी है। तो फिर क्या कर सकते हैं, 2d ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू इंट 1। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो रो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1। सेकंड जो रो है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2। थर्ड जो रो है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 3। और फोर्थ जो रो है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, 4। तो इट्स गोना मेक अ ट्रायंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। देखते हैं कैसे नीचे। फिर इंटीजर आई, जे और के वही सेम वेरिएबल्स हैं फॉर लूप, एंड के फॉर फाइंडिंग वैल्यूज, जिसका हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया। ठीक है, लेकिन इस दफा लूप थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलेंगे। आउटर लूप को तो हमने 4 दफा ही चलाया, क्योंकि आउटर लूप किसके लिए है, आउटर लूप है इसके लिए जो कि फिक्स है कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास फिक्स है, वो तो 4 ही है, तो इसलिए वहां तो कोई मसला नहीं है। आउटर लूप को तो हमने ये कहा है कि लेस देन 4 तक चलो, यानी ये लूप चलेगा 0 1 2 3 तक। ठीक है, बट इनर लूप में हमें एक यूज करना पड़ा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इनर लूप स्टार्ट तो 0 से ही हो, लेकिन कब तक चले, I प्लस 1 तक। तो डिपेंडिंग ऑन द आउटर लूप की वैल्यू पे डिपेंड करके ये इनर लूप चलेगा। तो इसको भी यहाँ पे जिस तरह हमने पहले टेबल बनाया था बनाते हैं। सबसे पहले आउटर लूप की वैल्यू होगी 1, इनर लूप में एंटर हो गया, इनर लूप में जे की वैल्यू हो जाएगी 0, सॉरी आउटर लूप की वैल्यू होगी 0 और जे की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बना, 1। क्या जे की वैल्यू लेस देन 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो के की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 0। ठीक है, नाउ उसके बाद के प्लस प्लस, सॉरी के की वैल्यू प्रिंट नहीं कर देगा, के की वैल्यू क्या असाइन कर देगा, इससे क्या कॉपी कर देगा, 0। तो हो गया के प्लस प्लस, के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। आउटर लूप में अभी नहीं जाएगा, इनर लूप में दोबारा जाएगा। इनर लूप में जे प्लस प्लस के बाद जे की वैल्यू हो गई 1, लेकिन आई प्लस 1 अभी भी बन रहा है 1, 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये आगे चलेगा। जब आगे नहीं चलेगा तो क्या करेगा, आउटर लूप पे वापस आ जाएगा और आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी, इनर लूप पे वापस चला गया। ठीक है, इनर लूप में जे की वैल्यू दोबारा क्या हो गई, 0, क्योंकि इनर लूप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। चेक करेगा क्या 0 लेस देन आई प्लस 1 है, आई की वैल्यू पर क्या है, आई की वैल्यू अब है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ चेक करेगा क्या जे की वैल्यू 2 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो के असाइन हो जाएगा, के अब 1 था। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेगा, जे प्लस प्लस दोबारा आया, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1। आई की वैल्यू है अगेन 1, 1 प्लस 1 2, चेक करेगा 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमें 1 और 1 पे स्टोर कर देगा 2। हम इसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि प्लस प्लस हर दफा होता रहेगा और ये 1 2 3 4 5 आगे चलता जाएगा। ओके, नाउ जे की वैल्यू हो गई 2,
तो यहाँ पे 2 + 1 इसने 3 किया और j लेस देन 3 कंडीशन, सॉरी 1 + 1 इसने 2 किया और 2 लेस देन 2 कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये लूप रुक जाएगा, दोबारा आ जाएगा ऊपर। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2। जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप अब कब तक चलेगा, 2 + 1 3 तक, ये लेस देन 3 चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अब ये नीचे वाला लूप जो है वो 0 से लेकर 2 तक चलेगा। सो फर्स्ट टाइम 2 0 के लिए चलेगा, k की वैल्यू से 3 स्टोर हो जाएगी। सेकंड टाइम ये 2 1 के लिए चलेगा, k की वैल्यू 4 हो जाएगी। और थर्ड टाइम जो है वो ये 2 2 के लिए चलेगा और k की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, एंड सो ऑन। सो इवेंचुअली लास्ट में ही चलेगा 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। तो चला के देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने टेक्निक यूज की है आउटर लूप के वेरिएबल को इस्तेमाल करके इनर लूप के वेरिएबल, इनर लूप की स्टॉपिंग कंडीशन को स्टॉप करने की। क्योंकि हमें पता है कि पहली दफा हमें लूप एक दफा चलाना है, इंटरनल लूप, फिर हमें इंटरनल लूप 2 दफा चलाना है, फिर हमें इंटरनल लूप 3 दफा चलाना है, फिर हमें इंटरनल लूप 4 दफा चलाना है। क्योंकि हमारे पास जो एरे क्रिएट हो वो कुछ इस तरीके से है, 0 फिर 1 2 फिर 3 4 5 और फिर 6 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो हम ये करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रो है उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, सेकंड रो में 2 कॉलम हो, थर्ड रो में 3 कॉलम्स हो और चौथी रो में 4 कॉलम्स। यानी कैसा एरे बनाना चाह रहे हैं जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो में फिक्स ना हो, अलहदा अलहदा हो। ठीक है, फिर इसको हमने जो है वो यहाँ पे सिमिलर तरीके से प्रिंट कराया। तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंट किस तरीके से हो रहा है। सेव करें और अब हम इसको रन करते हैं। रजिस्टर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। सो आप यहाँ पर किसी तरीके के भी वैल्यूज दे सकते हो, लाइक 4 या दे दो या 2 दे दो या 7 दे दो और या 11 दे दो। लेकिन अगर आप इस तरह की वैल्यूज दे दोगे तो अब आप लॉजिक यूज नहीं कर सकते, आपको हर लूप को अलग अलग यूज करना पड़ेगा इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। यूजली जब हम इस तरह अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई लॉजिक होती है पीछे जिसको इस्तेमाल करने के लिए हम ऐसा कर रहे होते हैं। ये आपने 4 2 7 और 11 कर दिया, तब आपको 4 डिफरेंट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ताकि इनर लूप हर दफा डिफरेंट वेरिएबल तक चले। अब तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना कि हर दफा i+1 हो जाए। तो दिस इज पॉसिबल, लेकिन अब आपको अलग अलग लूप जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे इन प्रैक्टिस करवाने के लिए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज जावा स्ट्रिंग। जावा स्ट्रिंग को हम अभी बहुत डिटेल में नहीं देख रहे। वी ऑलरेडी नो स्ट्रिंग जो है वो नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, और स्ट्रिंग सी प्लस प्लस की तरह एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी नहीं है। ठीक है, इसके बजाय स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जावा में एरेज और स्ट्रिंग दोनों एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग हम क्यों यूज कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, और हम एरे ऑफ स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं जो कि हम अभी नहीं देख रहे, हम आगे आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, आप एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो उसको दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। सी ये वो किस तरीके से होता है वो आगे की चीजें। एंड देन वी कैन यूज println टू प्रिंट द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको हमें करके देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको कंपाइल नहीं कर रहे। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है स्ट्रिंग, बट आपने स्ट्रिंग का जो एस है उसको
कैपिटल करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल होगा। अच्छा, उसके बाद उसका स्ट्रिंग का नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी दे दो। इक्वल्स टू और इन्वर्टेड कॉमर्स मैसेज हम और सेमीकोलन, ये तरीका हम पहले भी यूज कर चुके हैं सी प्लस प्लस में। बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप अपने पूरे मैसेजेस, एड्रेसेस और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जो वेरिएबल्स को कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डायरेक्ट str लिख दो, या अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हो किसी मैसेज के साथ तो आपका मैसेज फिर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद str। तो जिस तरीके से हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए थे एग्जैक्ट सेम तरीके से आप इन स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हो। तो इस वीक 2 के लिए जो है वो इतना काफी है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। So let's meet next week इंशाल्लाह। आई होप आपको समझ में जल्दी आ रहा होगा अभी तक, क्योंकि अभी तक हम रिपीटेशन कर रहे हैं along with some minor changes जो जावा में अलग हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वही हैं जो हम ऑलरेडी सी प्लस प्लस में डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।